Good morning, students. We were discussing the electronic configuration of d block elements. हम d block elements के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिस्कशन कर रहे थे. तो हमने देखा था कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि d में इलेक्ट्रॉन्स फॉर s में इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एंटर कर रहे हैं, देन d में कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा d ऑर्बिटल में जा रहा है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड d block elements. ओके स्टूडेंट्स, देन क्रोमियम में बताया था कि क्रोमियम में जब 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है तो वो अकॉर्डिंग टू हुन्स एंड ऑफबाउ रूल्स यहाँ पे हाफ फील्ड जब अगर हमारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए तो वो मोर स्टेबल होगा देन द 3d4. दैट्स वाई 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है और यहाँ से 3d5 4s1 हो जाता है. आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चन पुट होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि वाई इलेक्ट्रॉन एंटर्स फर्स्ट इन 4s ऑर्बिटल एंड देन 3d ऑर्बिटल, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में जाता है और उसके बाद 3d ऑर्बिटल में जाता है, जबकि 3 जो शेल है वो न्यूक्लियस के पहले होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 2 3 जो हमारी शेल्स का ऑर्डर है, और 4s बाद में होती है. फिर भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में पहले जाता है और 3d में बाद में जाता है. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये पुटअप होता है कि क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही प्रीवियस क्लासेस का क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रही हूँ, कि क्यों s में से इलेक्ट्रॉन्स d में, मतलब 3 अलग थर्ड शेल हो गई, ठीक है, और 4s जो हो गई वो अलग शेल हो गई. अलग शेल का मतलब कि जैसे आपको पता है कि p जो होता है p ऑर्बिटल px py pz, तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं p ऑर्बिटल्स. ओके, एक x पे, एक y पे और एक z पे, इस तरह से. ठीक है, इस तरह से इनकी एनर्जी कंप्लीटली सेम होती है, फुल सेम होती है. तो इनमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर जंप कर सकते हैं, मतलब शेवुद्दीन का कोई एनर्जी का रोल नहीं है. यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल सेम होती है. बट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 4s की, तो इसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा और 3d का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा. तो किस तरह से क्यों एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि अलग अलग शेल, अलग अलग क्लास होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों जंप कर गया? क्रोमियम में 3d4 का में इलेक्ट्रॉन 4s का जाकर 3d5 क्यों हो गया? ठीक है, दो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे. पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ तक का करवा दूँ. नेक्स्ट मैग्नीज में सिंपल वही 3d5, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था तो यहाँ पे आप इक्वल हो गए, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट एंटर कर गया यहाँ पे, तो 3d5 4s2. फिर से वही आयरन में 3d6 4s2, कोबाल्ट में 3d7 4s2, निकल में 3d8 4s2. एंड देखिए फिर से कॉपर में क्या होना चाहिए था? 3d9 4s2, 3d9 4s2. बट फिर से वही चीज़, 3d9 बिल्कुल किसके पास नज़दीक है? फुलफिल्ड स्टेबिलिटी की, मतलब 3d10 की स्टेबिलिटी. अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दूं तो यहाँ 3d10 हो जाएगा, d ऑर्बिटल हमारा कंप्लीटली फील्ड हो जाएगा और उसके कारण से क्या होगा? हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. दैट्स वाई s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d में चला जाता है. दैट मीन्स 3d10 4s1. ओके, तो ये कॉपर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट एट लास्ट जिंक का और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है 3d10 4s2. और ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था ये चीज़. ओके, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. आपके पास पेपर में फर्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन क्या बनता है जो मोस्टली आता है? डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d फर्स्ट सीरीज. ओके, इस तरह से क्वेश्चन बनता है. तो आपको ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें आपको क्रोमियम और कॉपर का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 3d9 का 3d10 हो जाता है और 3d4 का 3d5 हो जाता है. बाकी एज यूजुअल चलता है. अब हम डिस्कस करते हैं बाकी जो दोनों रीजंस जो हमारे पास आए थे, जो अभी 2 क्वेश्चंस मैंने पुटअप किए थे उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं. See students, I am showing you the graph of energy level. Okay, this is 1s, this is 2s, this is 2p, this is 3s, this is 3p, and this is 3d.
सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मैंने एनर्जी लेवल्स ऑर्बिटल्स के बनाए हैं, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के मतलब अकॉर्डिंग बनाए हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होता है, न्यूक्लियस के पास होने के कारण से एनर्जी डाउन हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन वाला यहाँ पे रेशो होता है, जितना न्यूक्लियस के पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव जाएगा तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और क्या होगा, एनर्जी डाउन होगी। यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, केमिस्ट्री में एक रूल होता है, अट्रैक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे एनर्जी डाउन होगी और मोर स्टेबिलिटी होगी। ये 3 का स्टेप है, ये आपको याद ही रखना है। मैं यहाँ एक बार लिखती हूँ, जहाँ पे अट्रैक्शन होगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पास में होंगे तो वहाँ पे एनर्जी ऑलवेज डाउन होगी और वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, ये चीज़ है अट्रैक्शन यानी प्लस माइनस के एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं ना, तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अट्रैक्शन का मतलब हम यहाँ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन सपोज करो दोनों पास में, इट मीन्स दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं, दैट मीन्स उनका जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा। डाउन मतलब वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। जहाँ पे भी चार्ज होता है, आपको एक चीज़ और याद रखनी है, ये थोड़े से टिप्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जहाँ पे भी जहाँ पे भी चार्ज होता है वो चीज़ हमेशा अनस्टेबल होती है और वो स्टेबिलिटी की ओर हमेशा स्टेबिलिटी लेना चाहती है। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल होना चाहेगा, यानी वो किसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो प्लस के पास जाएगा, इट मीन्स स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपके पास एक सेट है पूरा, अट्रैक्शन, वहाँ एनर्जी डाउन, वहाँ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यही चीज़ हम न्यूक्लियस पे बात करते हैं। न्यूक्लियस पे क्या होता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी एटम के ऊपर न्यूक्लियस की जितना पास जो ऑर्बिटल होगा ना, उसकी एनर्जी उतनी ही डाउन होगी। ये चीज़ याद रखना, पॉजिटिव पास के पास में जो भी ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो जितना नज़दीक होगा पॉजिटिव चार्ज के उतनी ही उसकी एनर्जी डाउन होगी और उतना ही उसका जो स्टेबल होगा वो। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले फर्स्ट में जाएंगे, एनर्जी डाउन वाले में जाएंगे कि एनर्जी ज़्यादा वाले में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल्स एंड हुंस रूल्स। आपको ध्यान होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल एंड हुंस रूल, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ एंटर करता है, जिसकी एनर्जी कम हो, जिसकी एनर्जी डाउन हो, वहाँ पहले एंटर करेगा और हाई एनर्जी में बाद में एंटर करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, अब देखिए ये एनर्जी लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन किसके अकॉर्डिंग एंटर करेगा, जहाँ एनर्जी डाउन हो। तो यहाँ पे 1s की इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है वो डाउन है, फिर उसके बाद 2s, यहाँ अपना पॉजिटिव चार्ज है, 2s 1s के बाद में आता है, इस तरह से, है ना, राइट स्टूडेंट। ओके, तो 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 1s में जाएगा, फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 2s में, एनर्जी दोनों की सेम रहेगी। नेक्स्ट 2s के बाद 2p में जाएगी, ठीक है, 2p के बाद में फिर 3s में जाएगी, ठीक है, 3s के बाद फिर 3p में जाएगी। देखिए इनके बीच का मैंने एनर्जी बहुत, क्योंकि दोनों एक ही क्लास के हो गए ना, 3s और 3p, तो इनका एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। ये रीज़न यहाँ पे एक और वो जो सेकंड क्वेश्चन बताया था कि क्यों ये एक दूसरे में जंप कर जाते हैं, उसका रीज़न देखिए कि यहाँ पे देखो एनर्जी बिल्कुल पास में बहुत कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में एंटर कर सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, मतलब 3s से इलेक्ट्रॉन 3p में जा सकता है, 3p से इलेक्ट्रॉन 3s में जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे 1s तो अकेला एक ही है ना, 1 फर्स्ट क्लास का, ऐसे ही 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन एक में, ये थोड़ा सा मुझे पास बनाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, ठीक है, इन दोनों में के बीच में एनर्जी गैप कम होगा, एंटर कर सकते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आई क्यों इलेक्ट्रॉन s से p, p से p इन ऐसे एंटर कर जाते हैं अफबाउ और हुंस के रूल के अकॉर्डिंग। जहाँ सबसे पहले अफबाउ का रूल क्या आता है कि 4s और जो मतलब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वहीं एंटर करेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है, और एक दूसरा रूल ये होता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं देन द इनकम्प्लीट, ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो एक दूसरे में एंटर कर जाते हैं। अब उस एंटर करने के लिए उनके पास में एनर्जी का गैप कम होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के पास इतनी एनर्जी उनको मिले कि वो दूसरे में एंटर कर जाए। तो 3s और 3p में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में एंटर कर जाते हैं। ओके, हाँ, अब हमारे पास बात आती है इसके बाद 3d की। 3s 3p के बाद 3d आता है। अकॉर्डिंग टू रूल 3p के बाद
इलेक्ट्रॉन 3D में जाना चाहिए, बट 3D में ना जाके पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4s में। देखिए ये रहा 4s। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पुट होता है, मेन क्वेश्चन, कि क्यों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन 4s ऑर्बिटल एंड देन 3D ऑर्बिटल। ओके, मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है कि 3p और 3D के बीच में 4s ऑर्बिटल थोड़ा सा डाउन है एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी इसकी 3p से तो ऊपर है, 3D से कम है। तो अब देखिए इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी में जाएगा, तो एनर्जी किसकी कम है, 4s की है। सो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर्स इन 4s ऑर्बिटल एंड देन 3D ऑर्बिटल एंड आफ्टर दैट 4p ऑर्बिटल। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 4s ऑर्बिटल, 3D ऑर्बिटल एंड देन 4p ऑर्बिटल। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्यों पहले जाएगा 4s में और फिर 3D में जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि क्यों 4s की एनर्जी, जबकि 4 तो ऐसे होगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिर 4, तो 4s तो यहाँ होगा और यहाँ पे 3D होगा। तो क्यों 4s की एनर्जी, जब आपने बताया था कि पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिटल होगा, जो क्लास होगी, उसकी एनर्जी डाउन होगी, तो क्यों फिर 4s की एनर्जी 3D से डाउन हो जाती है, क्यों 4s की एनर्जी 3D से डाउन हो जाती है, क्यों नीचे लेवल हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन्स तो एंटर कर गया 4s में, फर्स्ट समझ में आ गया, क्योंकि इसकी एनर्जी डाउन होती है 3D से, बट इसकी एनर्जी इससे डाउन क्यों होती है, जबकि ये तो और ये क्लास पॉजिटिव से बाद में है, न्यूक्लियस की दूर है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है कि s में इलेक्ट्रॉन्स बजाय कि 3D के कम रिपल्शन फील करते हैं। 3D में जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ही 3D है, यहाँ पे 4s है, बट क्या होता है जब 3D में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे अपने आपस में उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण से इनकी एनर्जी स्लाइटली हाई हो जाती है 4s से। आपको यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगी मैं, 4s और s और p में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कम रिपल्शन फील करते हैं बजाय के 3D के। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण। तो 3D में जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो रिपल्शन हाई फील करते हैं बजाय कि 4s में जाने के। दैट्स वाई s की जो एनर्जी होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती, s की एनर्जी डाउन नहीं होती, 3D की एनर्जी स्लाइटली ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे तो हाई रिपल्शन होगा। दैट्स वाई ये एनर्जी हाई हो जाएगी और s ऑर्बिटल की एनर्जी उतनी ही रहेगी, उसी लेवल पे, बट 3D की थोड़ी सी हाई होकर इसके ऊपर चलेगी। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट ये था। दोनों कंसेप्ट आपके हो गए कि s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है 3D से, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, क्यों होती है एनर्जी कम? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिपल्शन ज़्यादा फील करते हैं d ऑर्बिटल्स में बजाय के s के। दैट्स वाई 3D का जो रिपल्शन के कारण एनर्जी लेवल स्लाइटली हाई पहुंच जाता है 4s के। ठीक है, तो इसलिए इसमें जाएंगे, पहले 4s में जाएंगे, फिर 3D में जाएंगे और फिर 4p में जाएंगे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन कि क्यों 3D में इलेक्ट्रॉन्स और 4s में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, मैंने क्रोमियम में बताया था, क्रोमियम और कॉपर में ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। देखिए एनर्जी गैप बिल्कुल वही, बहुत कम है, इतना सा थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जब 3D आपको कंप्लीट दिख रहा है 3D 9, तो 4s में से एक इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा ड्यू टू द वेरी स्लाइटली डिफरेंस या गैप इन बिटवीन 3D एंड 4s ऑर्बिटल। दैट्स द रीज़न। मैं आपको ये क्वेश्चन का रीज़न PDF क्लिक करके भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।